वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट्स सीरीज का द एयर एपिसोड 18। प्रिंसेस कैथरीन ने हल्की आवाज में वेयो को पुकारा, लेकिन कॉटेज में उसकी कोई झलक तक नहीं मिली। सिर्फ टेबल पर रखा हुआ डिनर दिखाई दे रहा था। जब से वे इस जगह पहुंचे थे, माहौल कुछ शांत और भारी सा महसूस हो रहा था। जरूरी बातें करने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में चले गए थे। कैथरीन ने भले ही कहा था कि वो सफर की थकान की वजह से आराम करना चाहती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बस बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही। पूरे घर के अंदर और बाहर देखने के बाद भी न तो कोई नोट मिला, न ही वेयो का कोई निशान। ये तक कि खिड़की से बाहर झांकने पर भी वो कहीं दिखाई नहीं दी। कैथरीन ने अकेले डिनर न करने का फैसला किया और घर से बाहर निकल आई। जब वो उस मन को लुभाने वाली वाटरफॉल की आवाज के पीछे पीछे चलती गई, तो आखिरकार उसे वेयो दिखी, एक चट्टान पर नदी के किनारे बैठी हुई। वो पूरी तरह खोई हुई लग रही थी, जैसे उस बहते पानी की आवाज से उसे सुकून मिल रहा हो। उसे पता भी नहीं चला कि कैथरीन उसके पास आ चुकी है। कैथरीन ने धीरे से कहा कि वेयो को शॉल ओढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा। इस केयरिंग जेस्चर पर वेयो थोड़ी हैरान हुई। प्रिंसेस ने बिना कुछ कहे उसके कंधों पर शॉल रख दिया। वेयो ने वो शॉल वापस करने की कोशिश की, लेकिन कैथरीन ने सिर हिलाकर मना कर दिया और बगल में आकर चट्टान पर बैठ गई। वेयो ने पूछा कि हवा तेज है, क्या उसे ठंड नहीं लग रही। कैथरीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसे ज्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही। इस पर वेयो ने सजेस्ट किया कि फिर उन्हें शॉल आपस में शेयर कर लेना चाहिए। कैथरीन थोड़ी और करीब खिसक आई, इतना कि उनके कंधे आपस में छूने लगे, क्योंकि शॉल दोनों के लिए छोटा था। इस नजदीकी से वेयो के दिल में वही जानी पहचानी हलचल उठी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैथरीन क्या महसूस कर रही है। वेयो ने कभी किसी के दिल के साथ नहीं खेला। उसने कभी किसी के साथ झूठा प्यार नहीं जताया, चाहे सामने वाला उसे पसंद करता हो या नहीं। फिर भी उसे लग रहा था जैसे किस्मत उसकी हालत पर हंस रही हो, जैसे प्रिंसेस जानबूझकर उसके जज्बातों से खेल रही हो। कुछ देर बाद प्रिंसेस ने बात शुरू की और कहा कि जब वेयो कहीं नहीं दिखी तो उसे चिंता होने लगी थी। वेयो ने माफी मांगी कि उसने पहले से नहीं बताया कि वो वाटरफॉल के पास बैठने जा रही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, ये जगह उसे इतनी खूबसूरत लगी कि वो वहीं ठहर गई। कैथरीन ने पूछा कि क्या वो तब से यहीं बैठी है, जब से वे यहाँ पहुंचे हैं। वेयो ने जवाब दिया कि हाँ, बस डिनर बनाने के अलावा वो यहीं थी। प्रिंसेस ने थोड़े संकोच से पूछा कि क्या वेयो उससे नाराज है। वेयो ने उसकी तरफ देखा। प्रिंसेस फिर से वैसे ही सवाल कर रही थी, जैसे वो यहाँ आते वक्त सफर के दौरान कर रही थी। कैथरीन चाहे कितनी भी रॉयल और थॉटफुल हो, वो अपनी बात साफ साफ कहती थी, और यही वेयो के दिल को गहराई तक छू जाता था। वेयो ने उल्टा उससे ही पूछ लिया कि क्या प्रिंसेस उससे नाराज है कि उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। कैथरीन ने तुरंत कहा कि वो नाराज कैसे हो सकती है, जबकि सवाल उसने ही पूछा था। जिस पर वेयो ने कहा वो नाराज नहीं है, बस थोड़ा डर लग रहा है। इस पर प्रिंसेस ने थोड़े मजाक के अंदाज में पूछा कि क्या वो इतनी डरावनी लगती है। वेयो ने मन ही मन सोचा, प्रिंसेस कैथरीन की खूबसूरती को कोई डरावना कह ही नहीं सकता। उसका ग्रेस तो उस वक्त भी बना रहता है जब वो नाराज होती है। वेयू ने ईमानदारी से कहा कि उसे इस बात का डर है कि अब जब कैथरीन को उसकी फीलिंग्स का पता चल गया है, तो कहीं वो उसे नापसंद न करने लगे या उसके साथ अनकंफर्टेबल न फील करे। इस पर कैथरीन ने झट से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं होती तो क्या तुम्हारे पास बैठती। उसे अजीब तो ये लग रहा था कि वो तो अब भी वैसी ही है, लेकिन वेयो ही बदल गई है। कैथरीन ने वेयो की तरफ देखा, जो एक पल को बिल्कुल चुप और शॉक में लग रही थी, जैसे उसकी हिम्मत अचानक कहीं खो गई हो। वेयो को लग रहा था कि उसका कन्फेशन अब कैथरीन को उससे दूर कर रहा है, जबकि कैथरीन ने उसे कभी रिजेक्ट भी नहीं किया। फिर कैथरीन ने मासूमियत से कहा कि उसे पता है वेयो उससे प्यार करती है, लेकिन वो अभी उस फीलिंग के असली मायने नहीं समझती, इसलिए फिलहाल वो उसका प्यार लौटा नहीं सकती। लेकिन क्या वेयो फिर भी पहले की तरह उसके साथ रह पाएगी, ताकि शायद एक दिन वो भी लव को महसूस कर सके। वेयो ने सच्चाई से जवाब दिया कि अगर कैथरीन अनकंफर्टेबल महसूस न करे तो वो बिल्कुल पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन अगर कभी उसे कुछ भी ज्यादा महसूस हो, जैसे कोई लाइन क्रॉस हो रही हो, तो कैथरीन उसे खुलकर टोक सकती है। कैथरीन ने वादा किया कि अगर कभी उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ
तो वो उसे जरूर बता देगी। इसके बाद प्रिंसेस ने बात बदली और पूछा कि अगर कोई अपडेट आया तो क्या मिस्टर वटेत उन्हें खबर भेजेंगे। वेयो ने बताया कि उसके पापा ने कहा है अगर कुछ अर्जेंट हुआ या पता चला कि मैडलिन से कोई थाईलैंड आ रहा है तो वो किसी न किसी तरह उसे और कैथरीन को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वे तैयार रह सके। लेकिन अगर बात सीरियस न हुई तो वो किसी को भेजना पसंद नहीं करेंगे, वरना ये जगह भी अनसेफ हो सकती है। कैथरीन ने कहा कि अगर ग्रेस ने ठान लिया कि वो उन्हें ढूंढेगी तो थाईलैंड में कोई जगह सेफ नहीं है। ग्रेस और बाकी लोग जो इस साजिश में शामिल थे जल्द ही सामने आएंगे। उसे उम्मीद थी कि उसका प्लान, जो उसके भाई पर निर्भर करता था, कामयाब होगा और अगर कैरल सफल रहा तो वो, वेयो और वहां मौजूद हर कोई सुरक्षित रहेगा। वेयो ने उम्मीद जताई कि प्रिंस कैरल का दोस्त उन्हें रिबल्स के पहुंचने से पहले वार्निंग दे पाएगा। कैथरीन ने सहमति में कहा कि अगर कैरल को उसका लेटर मिला और वो उसे उसके पापा तक पहुंचा सका तो उसने पहले ही मैसेज में लिख दिया है कि ये बात एंटोनी से छुपाकर रखी जाए। उसे यकीन था कि उसके पापा और कैरल उनकी मदद के लिए कोई न कोई सेफ तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। वेयो ने थोड़े धीमे स्वर में पूछा कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या कैथरीन को वापस मैडलिन जाना होगा। कैथरीन ने हाँ कहा, क्योंकि मैडलिन ही उसका घर है। वेयो ने हल्के डर से कहा कि जब उन्हें अलविदा कहना पड़ेगा तो वो उसे बहुत याद करेगी, भले ही वो पल अभी आया न हो। लेकिन उसकी कल्पना भी वेयो को भारी लग रही थी। जब कैथरीन अपने मैजेस्टिक थ्रोन पर लौटेगी और वो अपनी पुरानी रियलिटी में, तब ये सारी प्यारी यादें बस एक सपना बन जाएगी। कैथरीन ने मजाक में कहा, थाईलैंड में एयरप्लेन तो है ना। मैडलिन भले ही दूर हो, लेकिन वेयो उसे विजिट कर सकती है। वो खुद उसकी होस्ट बनेगी और उसे यकीन था कि उसके पापा और कैरल भी उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। वेयो ने मुस्कुराकर पूछा, अगर वो वहां परमानेंटली शिफ्ट होना चाहे तो क्या उसके लिए कोई पोजीशन है। कैथरीन ने जवाब दिया कि मैडलिन में पहले से ही बहुत रॉयल गार्ड्स हैं। वेयो ने फिर कहा, तो क्या कोई और रोल पॉसिबल है। कैथरीन ने हल्के टालने वाले अंदाज में कहा कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसके पास वैसी पावर नहीं है जैसी उसके पापा के पास है, जो किसी को कोई पोजीशन दे सकते हैं। वो समझ रही थी कि वेयो के इन सवालों के पीछे क्या चाहत छिपी है, लेकिन उसने ज्यादा उम्मीद न दिलाते हुए बहुत जनरल जवाब देना सही समझा, ताकि वेयो का दिल न टूटे। वेयो ने अब उसकी आंखों में देखकर कहा कि किंग आर्थर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। जो पोजीशन वो चाहती है वो सिर्फ कैथरीन ही दे सकती है। कैथरीन थोड़ी घबरा गई और बोली कि वो थक चुकी है। अगर वे कुछ देर और बैठना चाहती है तो ठीक है, लेकिन वो अब जा रही है। कैथरीन अचानक उठकर चली गई, जैसे इस कॉन्वर्जेशन को जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी हो। वो टैलेंटेड लेफ्टिनेंट बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। वेयो के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था, जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती जिसे वो संभाल नहीं सकती, या फिर उसे डर होता कि उसके असली जज्बात सामने न आ जाए, तो प्रिंसेस, जो झूठ बोलने में कभी अच्छी नहीं रही, हमेशा बात अधूरी छोड़कर निकल जाती, इससे पहले कि दिल की बात जुबान पर आ जाए। सीन चेंज होता है। ग्रेस को हेनरी से पता चला कि उनके भेजे गए सारे किलर्स पुलिस की फायरिंग में मारे जा चुके हैं और अभी भी प्रिंसेस और वो पुलिस ऑफिसर जिंदा है। ये सुनते ही ग्रेस भड़क गई और हेनरी को दोष देने लगी कि अगर उसने शुरू से सही एक्शन लिया होता तो ब्लू अब तक जिंदा न होती। हालात हाथ से निकलते जा रहे थे और ग्रेस नहीं चाहती थी कि हेलेना को कुछ पता चले, वरना वो घबराकर खुद ही अपने नकली प्रिंसेस होने का राज खोल देगी। हेनरी ने ग्रेस को भरोसा दिलाया कि वो खुद थाईलैंड जाएगा और सब खत्म कर देगा। उसने आगे अपना प्लान बताया कि वो बॉर्डर से एंटर करेगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक न हो। इस बार ब्लू और वेयो को भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। हालांकि उसने हेनरी को भेजा था प्रिंसेस ब्लू से निपटने के लिए, लेकिन ग्रेस ने तय किया कि वो खुद हेलेना के साथ वेकेशन के बहाने वापस थाईलैंड जाएगी। उसे डर था कि कहीं हेनरी नाकाम न हो जाए या फिर प्रिंसेस ब्लू का साथ न देने लगे, क्योंकि रॉयल फैमिली और हेनरी के परिवार के बीच हमेशा एक अच्छा और मजबूत रिश्ता रहा था। उसे ये भी डर था कि सिर्फ प्यार जैसे जज्बात शायद हेनरी के लिए काफी नहीं होंगे उस प्लान को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और अगर हेनरी नाकाम रहा तो इस बार वो खुद सब संभालेगी। सीन चेंज होता है। वेयो ने उस बुजुर्ग अंकल को गुड बाय कहा जो उसके लिए मैसेज लेके आए थे। अंकल ने कहा कि वो अपना ध्यान रखे और जैसे ही कोई इमरजेंसी सिग्नल मिले
तुरंत प्लान के हिसाब से आगे बढ़े। उसके पिता से मिली जानकारी ने वेयो को बेचैन और परेशान कर दिया था। खबर आई थी कि हेनरी के आदमी थाईलैंड में इलीगल एंट्री कर चुके हैं और उन्हें पुलिस कमांडर से मदद मिल रही है, जो पहले वेयो का बॉस था। इसके साथ ये भी दिख रहा था कि नकली प्रिंसेस कैथरीन वेकेशन के बहाने थाईलैंड वापस आने वाली है। ये सब देखकर वेयो और उसके परिवार को यकीन हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा सीरियस लग रहे थे, जैसे कोई आखिरी तूफान आने वाला हो जो सबकी किस्मत तय करेगा। लेफ्टिनेंट ने चिंता जताई। लगता है ये कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंची है। लेकिन उसकी टेंशन कुछ हल्की हो गई जब उसने देखा कि प्रिंसेस कैथरीन घर के पास वाइल्ड ऑर्किड्स को निहार रही है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसने आसपास के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। प्रिंसेस ने एक्साइटेडली कहा, वेयो, तुम बिल्कुल सही टाइम पर पहुंची हो। देखो, मुझे ये खूबसूरत फूल अचानक मिल गए। वेयो ने बताया, इन फूलों को वाइल्ड ऑर्किड्स कहते हैं। प्रिंसेस ने थोड़ी दुखी होते हुए कहा, कितना सुंदर नाम है, लेकिन अफसोस है कि जब मैं इन्हें उठा रही थी तो एक टूट गया। वेयो ने प्रिंसेस के हाथ में पकड़े उस ऑर्किड को देखा जो टहनी से टूटकर गिर गया था, और कैथरीन अपनी यूजुअल चमक और एलिगेंस में उसे उठा रही थी। वेयो ने वो फूल उठाकर धीरे से कैथरीन के कान के पीछे लगा दिया, जैसे कोई गहना हो, और कहा, अब तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कैथरीन नेचर की खूबसूरती के बीच भी कुछ ऐसा निखार लिए खड़ी थी जो आसपास के हर फूल से ज्यादा खूबसूरत था। वेयो ने कहा, चलो अब घर को लौटते हैं। लेकिन प्रिंसेस अभी लौटना नहीं चाहती थी और जंगल की तरफ चलने लगी और कहा, मुझे फॉलो मत करना। वेयो ने कहा, सावधान रहो, आगे स्ट्रीम है। लेकिन उसकी चेतावनी देने से पहले ही कैथरीन पीछे हटते हुए फिसल गई और पानी में गिर गई। पानी गहरा नहीं था, लेकिन डर की वजह से प्रिंसेस का बैलेंस बिगड़ गया। वेयो ने एक पल भी नहीं गवाया। वो तुरंत भागते हुए पानी में कूद गई और कैथरीन के पास पहुंची, ये इंश्योर करते हुए कि वो सुरक्षित है। उसने पूछा, सब ठीक है? अब तुम सेफ हो? गिरते वक्त कहीं लगी तो नहीं? प्रिंसेस ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। वेयो ने कहा, चिंता मत करो, बस खड़ी रहो। ये हिस्सा शैलो है लेकिन वाटरफॉल जैसा डीप नहीं। कैथरीन ने कबूल किया, चाहे पानी शैलो हो या डीप, मैं स्विम नहीं कर सकती। वेयो उसे धीरे से थामे रही, इस तरह कि वो इनअप्रोप्रिएट ना लगे पर पूरी तरह प्रोटेक्टिव हो। फिर थोड़े कंफ्यूजन के साथ पूछा, लेकिन उस दिन जब मैं पानी में गिरी थी, तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाने के लिए खुद कूदने वाली थी। प्रिंसेस ने जवाब दिया, उस वक्त मैं डर गई थी। वेयो ने कहा, ऐसा फिर कभी मत करना, चाहे तुम डर भी जाओ, इतनी डेंजरस चीज मत करना, वादा करो। लेकिन उसने देखा कि प्रिंसेस सोच में डूबी है और कोई वादा नहीं किया। वेयो बस यही चाहती थी कि कैथरीन समझे उसकी सेफ्टी कितनी जरूरी है और मैडलिन के इतने लोगों के लिए उसकी जान कितनी कीमती है। उसने फिर से कहा, ब्लू जवाब दो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रिंसेस ने तुरंत कहा, तुम्हारी लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है। वेयो ने धीमे से कहा, तुम्हारी लाइफ के सामने मेरी लाइफ की कोई तुलना नहीं। अगर कभी चॉइस आया तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूंगी। प्रिंसेस ने गुस्से से कहा, मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। लेफ्टिनेंट को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने सच में प्रिंसेस को नाराज कर दिया है। कैथरीन ने दूरी बनाते हुए स्ट्रीम के गहरे हिस्से की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसने कुछ देर पहले ही कहा था कि वो स्विम नहीं कर सकती। ये दिखा रहा था कि वेयो की बातों ने उसे कितना डिस्टर्ब किया था। वेयो ने कहा, रुको ब्लू, आगे पानी डीप है। प्रिंसेस ने कहा, ये मेरी लाइफ है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए दे दो। वो अब भी गुस्से में आगे बढ़े जा रही थी, लेकिन वेयो ने उसे फिर से अपने बाहों में पकड़ लिया। वेयो ने कहा, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रिंसेस ने भावुक होकर जवाब दिया कि अगर वेयो सच में उनसे प्यार करती है तो मरने की बात कभी ना करे। प्लीज ये कभी ना कहे कि वो अपनी जान दे देगी। वेयो ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वो समझ गई। अगर ये बात प्रिंसेस को अच्छी नहीं लगती तो अब वो ऐसा कभी नहीं कहेगी। उसने वादा किया कि अब जो भी हो, दोनों मिलकर उसे फेस करेंगे और वो उस दिन का इंतजार करेगी जब कैथरीन भी उससे प्यार करने लगे। कैथरीन चुपचाप खड़ी रही, वेयो की बाहों में सिमटी हुई, उस एहसास में जो उसे पूरी तरह सेफ महसूस करवा रहा था। स्ट्रीम का ठंडा पानी भी अब उस पल की वार्मथ से जैसे गर्म हो गया था। वो दोनों इतनी देर तक वहीं रही कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला।
वो यूं ही साथ खड़े रहे जब तक दिल की बेचैनी और खो देने का डर थोड़ा शांत नहीं हुआ। फिर कैथरीन ने धीरे से खुद को वेयो से अलग किया और उन आंखों में देखा जो हमेशा उसे ही देखते रहते थे, बिना भटके, बिना थमे, जैसे हर रोज उसका अक्स उन्हीं आंखों में बस रहा हो। और इस पूरी दुनिया में मानो कोई भी उसे वेयो से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता था। ये लम्हा जैसे एक और इम्तिहान था, ऐसा पल जिसमें खुद को रोकना दोनों के लिए जरूरी था। लेकिन इस बार वेओ ने महसूस किया कि अब वो खुद को और नहीं रोक सकती। उसका दिल उस एक शब्द से भर चुका था, लव। और फिर उसने वो लकीर पार कर दी, अपने होंठ प्रिंसेस के होंठों की तरफ बढ़ाए, बहुत धीरे, बहुत सहेज कर, जैसे किसी रोक का डर हो, कोई वार्निंग कि अगर ब्लू को कुछ भी अनकंफर्टेबल लगे तो वो मना कर दे। लेकिन इस बार न कोई शब्द आया, न कोई झिझक, बस आंखें जो धीरे से बंद हो गई, जैसे पूरी दुनिया से कटकर बस उस एक टच को महसूस करना चाहती हो। वो सॉफ्ट और जेंटल किस नाजुकता से भरी हुई थी, जो उस दिन की माउथ टू माउथ हेल्प से बिल्कुल अलग थी। जैसे दोनों इस दुनिया की बंदिशों से बाहर निकल आए हों, जहाँ न कोई दर्जा था, न कोई औकात या नियम, बस दो दिलों की बात हो रही थी। और फिर दोनों उस एहसास के नशे में पूरी तरह डूब गए।